Hello everyone, I am Varnika and this is our channel Lexpars. So let's start with the Realist School. Realist School is the जैसा नाम बोल रहा है कि सच्चा स्कूल, तो ये क्या मानते हैं? रियलिस्ट स्कूल के जूरिस्ट मानते हैं दैट व्हाट इज लॉ, लॉ इज व्हाट इज मेड बाय जज। तो ये सीधा सीधा इनका फंडा है। डीन पाउंड इज द प्रोफाउंडर ऑफ द लॉ स्कूल। ओलिवर वेंडल होम्स जो है वो स्पिरिचुअल फादर बोले जाते हैं इस लॉ स्कूल के। एंड ये जो लॉ this school rejects the traditional theory that law is the body of rules, but it is what the judge decides. तो जज ने जो डिसीजन दिया है वही लॉ है, बट लॉ बॉडी ऑफ रूल्स नहीं है। और क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ नहीं है, बट जो कोर्ट ने एक्सपाउंड किया है वो लॉ है। जैसे हमने एनालिटिकल स्कूल में देखा था कि स्टेट लॉ बनाता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में हमने देखा था सोसाइटी लॉ बनाती है। इसी तरीके से रियलिस्ट स्कूल में जजेस ने जो किया है दैट इज लॉ। और special stress, that is why special stress is on legal decisions. This school is also known as the left wing of functional school. ये school origin कैसे हुआ इस school का? So this school was originated, there are two groups, one is in USA and one is in Scandinavian. So Scandinavian is the North Europe, जहाँ पे Denmark and Sweden ये वाली countries मिलके Scandinavian बनाती हैं। तो origin इसका USA में है and law is what judge declare and a mix of analytical and sociological approach है इसकी। तो अब हम आ जाते हैं अपने जूरिस पे। ये जो स्टार्टिंग के 4 जूरिस हैं ये यूएस के हैं और ये जो 2 हैं ये स्कैंडिनेवियन हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉन चिपमैन। तो इन्होंने ये बोला था दैट ऑल लॉ इज जजमेंट लॉ, लेजिस्लेशन इज therefore not more than source of law. तो he said कि जो legislation है वो सिर्फ एक source of law है, but the main law is what the judge has made. So what kind of law has judge made? जो भी उन्होंने अपने decision सुनाए हैं, कोर्ट जो pronouncements होती हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो pronouncements हो रही हैं वो law है। It is a code that put life into the dead word of statutes. तो इसीलिए इन्होंने जो legislation है उसको source of law बोला है, क्योंकि statutes as per Mr. Gray is dead until who is putting life into it is the judge, क्योंकि उससे जो main चीज है वो judge नहीं निकाली है। So this is what he is saying. And also John Chipman also says कि judge एक law बनाने से पहले बहुत सारे influential factors होते हैं, economic, पॉलिटिकल और जज की अपनी पर्सनल क्वालिटीज। अब इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी एडल्ट्री हमारे देश में खत्म हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो खत्म करी है, आईपीसी से डिलीट हुई है। तो अगर आप ये मानिए कि अगर ये जो बेंच थी उस टाइम पे इन्होंने ये जिस डिसीजन लिया, क्योंकि ये एक मॉडर्न डिसीजन है, अगर आपको लगता है कुछ इस बेंच में ऐसे जजेस होते जो जिनकी सोच थोड़ी अलग होती तो वो जजमेंट फिर डिफरेंट आता। ऐसा हो सकता है कि एडल्ट्रीज क्राइम नहीं हुई होती, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे मतलब ऐसे लिबरल जजेस थे इसमें, तो इसीलिए ये जजमेंट आ सका। सो कि तो यही चिपमैन ने बोला कि जो पर्सनल क्वालिटीज हैं और जो थिंकिंग है एक जज की और जो उस टाइम पे सोसाइटी में चल रहा है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, ऑल दीज फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ अ जज। सो ये है जॉन चिपमैन ग्रे की थ्योरी। अब हम आते हैं ओलिवर वेंडर होम्स पे। एज पर हिम he gave a term batman। इनके हिसाब से इन्होंने एक प्रेडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ भी दी थी। इनके हिसाब से कि लॉ क्या है, इट इज एक्सपीरियंस प्लस लॉजिक। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू मिस्टर ग्रे कि जब एक जज जजमेंट पास कर रहा है तो सिर्फ ये नहीं है कि वो बैठे बैठे उसने ऐसी हवा में जजमेंट पास कर दी, बट ही इज अप्लाइंग लॉजिक as per the facts and circumstances of each case and also as per the law and also as per the experience, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अभी आप देखोगे कि जो जज नए नए अपॉइंट हुए हैं जिनको 2 साल का मान लीजिए एक्सपीरियंस है और जिस जज को 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप उनके जजमेंट्स में और उनकी थिंकिंग में, उनकी सोच में, उनके वे ऑफ राइटिंग ऑफ जजमेंट्स में बहुत डिफरेंस आता है। तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे लाइफ का आता है उससे मेच्योरिटी आती है। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लॉ इज इक्वल्स टू एक्सपीरियंस एंड प्लस लॉजिक। एंड व्हाट इज दिस बैडमैन व्हिच ही सेड? तो ही सेड कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को इन द सेंस बैडमैन आर द पीपल दोज हु आर
आर इन्वॉल्व इन द केस कोर्ट के अंदर जो दोनों पार्टीज हैं, जो वकील हैं, दे ऑल आर बैडमैन, क्योंकि उनको बस इसकी पड़ी है कि इसको इतनी सजा मिल जाए, इसको इतनी सजा मिल जाए, हम केस जीत जाए, अगर पेनल्टी 50,000 है तो किसी तरीके से पेनल्टी कम हो जाए। तो इसीलिए दीज पीपल आर बैडमैन। कोई भी रियलिस्ट एकदम कोई ऐसे ठीक वे में नहीं सोचता कि ओह इसने ये किया है तो इसको इतना मिलना चाहिए। ये किसका काम है? ये काम जज का है। जज ये सारी चीजें सुनता है और तब वो एक डिसीजन पे, एक राइट डिसीजन पे आता है। सो दिस वाज द लॉजिक ऑफ ओलिवर वेंडर होम्स एंड दिस इज हिज थ्योरी, प्रेडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ। सो अब हम आते हैं जेरोम फ्रैंक पे। सॉरी, आई थिंक मैं म्यूट पे थी। सो मैं आपको एक बार ये फिर से बता देती हूँ दैट जेरोम फ्रैंक ही गेव द कंस्ट्रक्टिव लीगल सेप्टिक theory. He also gave that that judge or jurymen may have bias towards race, religion, etc. Decisions are based upon rules into facts. Then he also wrote a book, Law and the Modern Mindset, and जिसमें उन्होंने बोला था that certainty of law is legal myth. And then he also said that judges should not stick to principles and precedents, but they should evolve case by law. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि decisions are based upon rules into facts. उन्होंने ऐसा क्यों बोला? So rules तो हो गए statutes, उसके बाद into facts. तो अब क्या होता है कि जब आप कोर्ट में केस कर रहे होते हैं तो दोनों पार्टी अपने अपने फैक्ट्स देती हैं। कुछ पार्टी गलत फैक्ट्स देती है, कुछ पार्टी सही फैक्ट्स देती हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कौन सा फैक्ट कोर्ट मानेगी, ये कोर्ट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस डिपेंड करता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है जितने फैक्ट्स आए हैं वो सारे फैक्ट सही हो। इसीलिए यहाँ पे जेरोम फ्रैंक ने बोला है दैट सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। कोई ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए दो केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी के अलग अलग इशू पे, लेकिन दोनों में ही एक अलग अलग टाइप का डिसीजन आ सकता है। अगर सिमिलर इशू भी है, दो पार्टीज हैं, प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स अगर उन केस के फैक्ट्स अलग हैं तो उस पे जजमेंट, जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, उस पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है अगर इस केस में ये डिसीजन आया है तो सेकंड केस में भी ऑन द काइंड ऑफ सेम सिमिलर सिचुएशन यही उसी टाइप का डिसीजन आए। तो इसीलिए बोला जाता है दैट सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। एंड देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एक हाई कोर्ट आपने कई बार देखा होगा कि एक हाई कोर्ट कुछ जजमेंट सुनाती है, दूसरी हाई कोर्ट कुछ उसी सेम फैक्ट सेम पॉइंट्स पे दूसरा जजमेंट लाती है क्योंकि उनको ठीक नहीं लगता वो। तो how is it interdependent? It depends on the nature of the judge, his knowledge, what he is thinking, what are his personal thoughts. So इन सारी चीजों पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए कोई सर्टेनिटी लॉ में आप ये मत रखिएगा ये तो हुआ, ये होना ही चाहिए। इट ऑल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इसीलिए ये बोल रहे हैं दैट जजेस शुड नॉट स्टिक टू प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट्स। अगर एक हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ये होना ही होना है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरी हाई कोर्ट भी उसको फॉलो करे। बट हम ये जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो एंड होता है, लेकिन उसमें भी आप रिव्यू में जा सकते हो और कुछ साल बाद अगर कुछ चीजें चेंज हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी हमने देखा है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन हो गई, बेसिक पहले केसेस में बोला गया था कि अमेंड नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे। लेकिन फिर बाद में बोला गया और चीजें समझने के बाद दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन द केशवानंद भारती केस, बट it should not change the basic structure of the constitution.
तो दीज आर दी थिंग्स जिसपे जेरोम फ्रेंक की थ्योरी डिपेंड करती है। अब हम आते हैं इनके कंस्ट्रक्टिव लीगल सेप्टिक और रूल सेप्टिक एंड फैक्ट सेप्टिक। इसका मीनिंग क्या है? तो सेप्टिक का मीनिंग होता है, ये अपने आप को कंस्ट्रक्टिव लीगल सेप्टिक बोलते हैं। तो सेप्टिक का मीनिंग होता है जो किसी चीज पे डाउट करता है। तो रूल सेप्टिक या फैक्ट सेप्टिक ये दो तरीके के होते हैं, और एज पर जेरोम फ्रैंक ही वाज फैक्ट सेप्टिक। इसका मतलब ये है कि जो जज ने जो भी डिसीजन सुनाया है वो किसी फैक्ट्स पे सुनाया है, तो ये हमेशा उन फैक्ट्स को डाउट करते थे कि ये फैक्ट्स कितने सही हैं और इस फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन कितना सही आया है। रूल सेप्टिक वो लोग होते हैं जिनको उन रूल्स पे ही डाउट होता है कि ये रूल्स हैं या नहीं है, या कितना डाउट, या कितने सही हैं कितने गलत हैं। दे डाउट ऑन द रूल्स। तो ये ऐसा इनका सोचना था, और ये सोचते थे दैट जज और जूरी मैन मे हैव यू नो बायस टुवर्ड्स रेस रिलीजन एटसेट्रा। तो ये भी एकदम ठीक बात है कि कि देखिए अपने अपने सोच के हिसाब से टुवर्ड्स रेस रिलीजन, जैसे मान लीजिए कोई एक जज है और अगर वो ऑर्थोडॉक्स हैं और उनके पास कोई ऐसा रिलीजन से रिलेटेड कोई मैटर आ गया, तो ऑब्वियसली जो उनका जो डिसीजन आएगा वो कोई बहुत लिबरल डिसीजन नहीं आएगा, वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स डिसीजन आएगा। अगर कोई चर्च का मैटर है, हम यूएस की बात करते हैं, तो एज पर दी चर्च अबॉर्शन इज अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए लड़कियों को। लेकिन अगर आप विमेन राइट्स की बात करें तो विमेन की बॉडी होती है, अबॉर्शन कराना चाहिए। तो अगर कोई दोनों में से किसी एक सोच की जो थिंकिंग के जज होंगे तो उसके हिसाब से डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा बायस हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट डिसीजंस आर बेस्ड अपॉन रूल इनटू फैक्ट्स। एंड ये मैं अभी आपको पहले समझा ही चुकी हूँ दैट लॉ एंड मॉडर्न माइंडसेट, इसमें उन्होंने बोला था सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज लीगल मिथ। तो बहुत सारी चीजें एक डिसीजन के पीछे चलती हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे फैक्ट्स सही ही आ गए हों और इतने टाइम तक केसेस चलते रहते हैं। इनफैक्ट इंडिया में तो अलग ही सिचुएशन है, यहाँ तो बहुत लंबे चलता है, यूएस में तो फिर भी द सिचुएशन इज डिफरेंट। तो ये थ्योरी थी जेरोम फ्रैंक की। अब हम आते हैं लिलेवन पे। इन्होंने लॉ को एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन बताया है। इन्होंने बोला है कि जो रियलिज्म है दैट डिस्ट्रस्ट ट्रेडिशनल लीगल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। सोसाइटी ज्यादा फास्ट तरीके से चेंज होती है लॉ से, और टेम्परेरी सेपरेशन बिटवीन इज एंड ऑट। तो कैसे? इसीलिए एक्चुअली ये जो टेम्परेरी सेपरेशन है ना इज एंड ऑट का, कि लॉ इज ऑट टू बी, तो ये एनालिटिकल स्कूल आ गया। इसीलिए इसमें कुछ कुछ ऐसी थ्योरीज एनालिटिकल और जैसे और सोशियोलॉजिकल स्कूल की आ रही है, क्योंकि सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ। यहाँ पे ये सोशियोलॉजिकल स्कूल आ गया, और ये जो टेम्परेरी सेपरेशन की बात है बिटवीन इज एंड ऑट, ये यहाँ पे एनालिटिकल स्कूल आ गया। इसीलिए इसको थोड़ा सा सिमिलर टू एनालिटिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल भी बोला जाता है। अब हम इनकी ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। So as per Lilwin, law क्या है? Law is a complex institution. Why law is a complex institution? Because once you are giving a judgment, when a judge is giving a judgment, there are so many things. There are 100 type of laws. There are 100 type of laws, and for each law there are some special laws, and for some laws CPC and CR for some laws CPC and CRPC applies, but for some special laws they have their own laws and procedures, जैसे कि आप ड्रग्स एक्ट वगैरह में देखते हैं। तो और रूल्स अलग होते हैं, एक्ट्स के साथ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, एविडेंस के रूल्स होते हैं। तो इसीलिए इतनी सारी चीजें, मतलब बट्स एंड नॉट्स, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स मिला के इसीलिए सेइंग दैट लॉ इज एन कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। एंड ही इज सेइंग इसीलिए रियलिज्म डिस्ट्रस्ट ट्रेडिशनल लीगल रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये तो मतलब ये तो रियलिज्म स्कूल का है ही कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। देन ही इज सेइंग दैट सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ। सोसाइटी ऑब्वियसली चेंज होती रहती है, एंड इट इज चेंजिंग फास्टर देन लॉ। सो देयरफॉर दिस इज द थिंग दैट लॉ शुड बी इन फ्लक्स विद द सोसाइटी। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है उसी तरीके से समानता के साथ लॉ को भी एज पर द सोसाइटी चेंज होता रहना चाहिए, इवॉल्व होता रहना चाहिए। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे अभी हमारे कंट्री में एलजीबीटी राइट्स पे, विमेन राइट्स पे साबरीमाला वाला इशू हो गया, और एडल्ट्री पे, मतलब बहुत से ऐसे जजमेंट्स आए हैं। तो दीज व्हाट आर दीज जजमेंट? दीज आर दी judgment these judgments are the result of the changes in the society and the mindset of the judges.
और देन ही ऑल्सो सेपरेटेड बिटवीन इजेंट ऑटो, एनालिटिकल स्कूल में था, लॉइस ऑट टू बी। तो ही सिंह कि इन दोनों के बीच में एक टेम्परेरी सेपरेशन है। अब हम आते हैं अपने स्कैंडिनेवियन पे, एक्सेल हैगरस्ट्रॉम एंड कार्ल ओलिवेरा, ओलिवर कोना सॉरी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए सी यू, बाय।